नमस्कार दोस्तों। आज वैसे हम केस लॉज देखेंगे जो यूपीएसआई यानी कि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। और नॉर्मली हमें इन केस लॉज के बारे में जान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस टाइम टाइम पर आती रहती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि नोटा जजमेंट एक जजमेंट आया था 2013 में। नोटा जजमेंट आया था सन 2013 में। सन 2013 में कौन सा जजमेंट आया था? नोटा जजमेंट वह जजमेंट है जो कि हम लोग जब वोट डालने जाते हैं तो उसमें एक सबके जो निशान रहते हैं अपने अपने, और इसमें एक नोटा का बटन भी रहता है। पहले सन 2013 के पहले ये नोटा का बटन नहीं आता था। सन 2013 के बाद ये नोटा का बटन हमें प्राप्त हुआ है, जिससे कि हम नोटा का बटन दबा के एक फ्री कर सकते हैं कि हमें किसी को भी वोट नहीं देना है। यानी कि हमें यदि पसंद आ रहा है कि हमें कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं आ रहा तो हम किसी को भी वोट ना दें। सन 2000 पहले से नोटा का बटन नहीं आता था, तो नोटा की आज़ादी हमें प्राप्त तो हुई थी, लेकिन अब नोटा की आज़ादी हमें जो प्राप्त हुई लीगल है या अनलीगल है। और हम बात करें लीगलिटी या फिर अनलीगलिटी, यानी कि लीगल है कि नहीं है। तो जैसे कि लीगल है, बट कॉन्स्टिट्यूशन की कहाँ प्रावधान दिया गया है इसका प्रावधान दिया गया है कि आर्टिकल 19 क्लॉज फर्स्ट के ए में, आर्टिकल 19 क्लॉज फर्स्ट के ए के तहत हमें दिया गया है नोटा का राइट। इसलिए ये हमारा एक फंडामेंटल राइट भी है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। अब हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हैं और वहाँ पे एक याचिका दायर कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट हम वैसे जाते हैं तो कहाँ 32 आर्टिकल के अंतर्गत, और यदि हम लोग हाई कोर्ट है 226 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट 32। फंडामेंटल राइट अगर हमारे वायलेंस हो रहे हैं तो हम लोग 32 आर्टिकल के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में और 226 आर्टिकल के अंतर्गत हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो सीधा फंडा एक है कि नोटा का जजमेंट हमें प्राप्त हुआ है आर्टिकल 19 एक ए के तहत और सन 2013 में। अगला जजमेंट आता है हमारा थिली थॉमस का। तो ये कौन सा है? थिली थॉमस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है। और ये थिली थॉमस के केस में ये कहा गया था कि जो एमपी मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो सांसद होते हैं, सांसद यदि कोई क्राइम करता है, सांसद यदि क्या करते हैं सांसद यदि क्राइम करते हैं तो उन्हें, यदि कोई क्राइम ऐसा वो करते हैं जिससे कि उन्हें 2 वर्ष की सज़ा हो जाती है, 2 वर्ष की सज़ा हो जाती है। तो फिर वो यदि 2 वर्ष की सज़ा हो जाती है तो फिर जो नेक्स्ट कम से कम 6 साल तक, नेक्स्ट 6 वर्ष तक वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। नेक्स्ट 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। ये लिली थॉमस में ये भी सुप्रीम कोर्ट का केस है, इसलिए हम पूरे कंट्री को मानना बाउंडेड है। और जितने भी हाई कोर्ट हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, अक्सर जितने मजिस्ट्रेट हैं, जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग है, जितने भी कोर्ट हैं, सभी कोर्टों को मानना बाध्यकारी है। यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई क्राइम करने पर 2 साल की सज़ा का प्रावधान है, और 2 साल की सज़ा यदि मिल जाती है उसको तो फिर से 6 वर्ष तक, अगले 6 वर्ष तक उसे कोई चुनाव लड़ने का राइट नहीं होगा। एक तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। अभी एक और जजमेंट आया था हमारे सुप्रीम कोर्ट का ही कि जो महिलाएं होती हैं, महिलाएं माँ बनने या ना बने ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है, तो क्योंकि लोग फोर्सली करते हैं। और तो सुप्रीम कोर्ट ने कभी केस के माध्यम से बताया था। ये कौन सा केस था? सुचेता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन। ये कौन सा है? चंडीगढ़ प्रशासन। यह है चंडीगढ़ प्रशासन।
चंडीगढ़ प्रशासन का केस था। सुचेता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन। सुचेता ने केस फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में जब उसने केस फाइल किया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में हियरिंग करने के बाद जजमेंट दिया कि जो महिला होती है उसको एक फंडामेंटल राइट है कि वह माँ बने या ना बने। माँ बने या ना बने ये उस महिला का फंडामेंटल राइट है, उसे कोई फोर्सली नहीं कर सकता है। मौलिक अधिकारों के तहत ये उसको राइट मिल गया है। यदि कोई महिला चाहती है कि मैं माँ नहीं बनना चाहती हूँ तो उसे माँ ना बनने दिया जाए और इस पर कोई फोर्स नहीं कर सकता है। अब फंडामेंटल राइट की अगर बात आई है यहाँ पे, तो फंडामेंटल राइट हम लोग देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट भाग 3 में है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है। और पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट स्टार्ट होते हैं हमारे 12 से लेकर के 35 तक, जिसमें 12 में ही राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा कि राज्य हम किसे कहेंगे, ये आर्टिकल 12 में बताया गया है। आर्टिकल 12 में ये बताया गया है फंडामेंटल राइट में कि राज्य की परिभाषा किसे कहते हैं, राज्य किसे कहते हैं, राज्य की डेफिनेशन क्या है। और फंडामेंटल राइट में 21 के तहत है ना, तो ये फंडामेंटल राइट जो महिलाओं को मिला है कि वो माँ बने या ना बने, ये मिला है आर्टिकल 21 के तहत। आर्टिकल 21 इसको नोट कर लो। आर्टिकल 21 में माँ लिख लो। माँ बनने का राइट बने या ना बने उसके पर डिपेंड करता है। अगला केस आता है हमारा अरुणा शानबाग केस। अरुणा शानबाग के केस के नाम से जाना जाता है। अरुणा शानबाग। अरुणा शानबाग केस। अरुणा शानबाग का केस आया था हमारा सन 2011 में। सन 2011 में अरुणा शानबाग का केस आया था सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से अरुणा शानबाग के केस में क्या हुआ था, एक बहुत ही लंबी स्टोरी है इसकी, बट लंबी स्टोरी ना जानते हुए कि शॉर्ट एंड स्वीट है, क्योंकि हमें एग्ज़ाम देना है और स्वीट में पढ़ना होगा जिससे कि हम आराम से पास कर सकें और हमें याद रह सके। तो इस बात में क्या थी, एक महिला थी जो कितनी थी, 42 वर्ष की महिला थी। 42 वर्षीय महिला थी और वो बहुत ही बीमार थी। तो वो कहाँ पे थी, हॉस्पिटल में। 42 वर्ष की महिला कहाँ थी, हॉस्पिटल में। 42 वर्ष की महिला कहाँ थी, हॉस्पिटल में। तो वो जो हॉस्पिटल में थी वो उससे बीमारी क्या थी जान लेते हैं। उसको बीमारी थी, वो अंधी थी। वो अंधी थी प्लस उसको पैरालिसिस हो गया था। पैरालाइज्ड हो चुकी थी वो। पैरालाइज्ड क्या होता है कि पूरी बॉडी शिथिल हो जाती है, वो कोई भी ऑर्गन्स उठाने में सक्षम नहीं रहता है व्यक्ति। वो अपने हाथ पैर कुछ भी नहीं उठा सकता अगर पूरी बॉडी उसकी पैरालाइज हो जाती है तो अब प्रॉब्लम ये होती है कि महिला की उम्र कितनी थी, 42 वर्षीय, कहाँ पर थी, हॉस्पिटल में। और वो कैसी थी, अंधी और पैरालाइज हो चुकी थी। जो वो महिला अंधी थी और पैरालाइज भी हो चुकी थी, तो अब वो उसका मरना निश्चित था। और अब तो वो अपनी मौत के दिनों से गुजर रही थी। फिर भी वो जिंदा थी, उसे कोई दर्द फील नहीं होता। वो अंधी थी, वो किसी काम की नहीं थी और अब तो वो मुर्दा ही थे। तो उसकी फैमिली वालों ने गवर्नमेंट से, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट से इच्छा मृत्यु का अधिकार मांगा उसे, यानी कि उसे इच्छा मृत्यु दे दी जाए, यानी कि उसको मौत दे दी जाए, ऐसा राइट मांगा स्टेट गवर्नमेंट से। तो स्टेट गवर्नमेंट ने ये सारी कंडीशंस को देखा, जैसे कि वो महिला कैसी थी, वो महिला थी अंधी प्लस पैरालाइज्ड, उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड भी हो चुकी थी। तो इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने उसको पैसिव यूथेनेशिया का राइट दे दिया। पैसिव यूथेनेशिया का मीन्स होता है उससे इच्छा मृत्यु
का राइट दे दिया। ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी महिला को इच्छा मृत्यु का राइट दे दिया गया हो। तो अब 42 वर्ष की महिला कितनी वर्ष की थी? 42 वर्ष की महिला थी और वो कहाँ थी? हॉस्पिटल में अंधी और पैरालाइज होने के कारण। उसका नाम क्या था? उसको अरुणा शानबाग के केस के नाम से जाना जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट में सन 2011 में आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है करंट अफेयर के हिसाब से भी और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब शॉर्ट में 2 केस और देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और सन 2020 में ही इसका जजमेंट आया था, जो कि जिससे हम लोगों ने सुना होगा 377 धारा। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं, जो 377 धारा है ये किस चीज़ की धारा है? धारा यानी कि सेक्शन किसकी धारा है ये? तो कई लोग तो इसको आर्टिकल और सेक्शन में डिफरेंस नहीं समझते हैं। तो मैं बता दूं, जो 377 आर्टिकल लिखा है तो इसको हिंदी में बोलते हैं अनुच्छेद, और अनुच्छेद हमेशा संविधान में होते हैं। अनुच्छेद कहाँ होते हैं? संविधान में। अनुच्छेद कहाँ होते हैं? संविधान में। और सेक्शंस कहाँ होती हैं? एक्ट में। एक्ट में क्या होती हैं? सेक्शन यानी कि धाराएं। तो 377 जी किस चीज़ की धारा है? ये भारतीय दंड संहिता की है। भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पेनल कोड की सेक्शन 377। अब 377 में क्या दिया था? 377 में दिया गया था अप्राकृतिक 377 में दिया गया था अप्राकृतिक मैथुन बोल सकते हैं इसको। यानी कि जो विधि नहीं, जो प्राकृतिक व्यवस्था दी गई है, यदि आप उसके खिलाफ यदि कुछ भी अप्राकृतिक मैथुन करते हो तो वो पहले पनिशमेंट था, लेकिन अब कोई पनिशमेंट नहीं है और अब ये सेक्शन से ही हटा दिया गया है। अब कोई अपराध नहीं है। तो 377 ख़त्म हो जाती है और अब एक सेक्शन और आती है 497। ये भी आईपीसी की ही सेक्शन से, आईपीसी 1860 है में बन चुकी थी। इसके बाद ये लागू होती है 1862 में। 1862 में लागू होती है। ये 1862 का कौन सा एक्ट था? 45वां एक्ट था। इसलिए 1860 कैसे लिखा जाता है? आईपीसी 1860 का 45 ऐसे लिखा जाता है। तो इसका मतलब होता है 1860 में इस साल में 45, इस साल जो भी एक्ट बने हैं उसका 45वां नंबर भारतीय दंड संहिता का आता है। अब हम देखते हैं 497 आईपीसी जो सेक्शन है, इसका कौन सा केस आया था? इसका था जो जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ जोसेफ साइन और भारत संघ का मामला था, जो 497 यानी कि 497 क्या डिसाइड करता है? 497 डिसाइड करता है जार कर्म क्या होता है? ये जार का हमेशा विवाहित महिलाओं के लिए होता है। विवाहित महिला के लिए, अविवाहित के लिए नहीं। अब जार कर्म में क्या होता है कि जैसे कोई महिला है, इसको हम कर देते हैं, जैसे कोई महिला है, अब जिसकी शादी होती है ए से, यानी ए की शादी होती है बी से, बट ए का फ्रेंड है सी। तो पहले क्या था कि अगर ये फ्रेंड यहाँ आता है इससे मिलने, ए महिला से, तो ये इस पर केस कर सकता था, यानी कि सूट फाइल कर सकता था। बट अब जो 497 ख़त्म हो गई है, यानी कि हटा दी गई है कि आईपीसी में से, या इसको क्या कहते हैं, उसको निरक्षित कर दिया गया है। तो अब यदि ये फ्रेंड इसका, यानी कि ये महिला का जैसी फ्रेंड है, इससे मिलने आता है इसके हस्बैंड के सामने भी, तो भी इसका हस्बैंड इसमें अपनी वाइफ को मना नहीं कर सकता है कि तुम इससे मत मिलो, यानी कि अपने फ्रेंड से मत मिलो। साधारण भाषा में समझते हैं, ए की शादी होती है बी से, बट ए लव करती है
सी से मिलने आता है, तो ये अब मना नहीं कर सकता। पहले ये मना कर सकता था लेकिन अब मना नहीं कर सकता है। 497 IPC। वैसे ये थे हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट 1920 और 2011 के आसपास आने वाले इम्पोर्टेंट केस, जो 100% तो नहीं कह सकता, बट ये कह सकता हूँ कि अधिकतर आने के चांस हैं, क्योंकि करंट अफेयर से भी हैं और ये इम्पोर्टेंट भी हैं। तो इन सब को आप नोट कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट केस लेके आएंगे और बहुत ही स्ट्रेट तरीके से हम लोग समझेंगे। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, बाकी सब्सक्राइब तो आप जानते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन आराम से पहुंचेगा, और वो क्या कहते हैं, घंटा दबाना कतई ना भूलें। थैंक यू सो मच।